हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। पॉलिटी का जो टॉपिक है जीएस मेंस और मेंस इन 300 टॉपिक्स, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं, जैसे हमने पीटी 360 डिग्री किया था प्रीलिम्स के लिए, वैसे ही मेंस का आई एम प्रिपेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो इसके शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, आप इन पर आंसर राइटिंग कर सकते हो। इसमें हम जुडिशरी पढ़ेंगे, जुडिशल अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। तो ये लगातार न्यूज़ में रहता है, क्यों न्यूज़ में रहता है उसकी बात करते हैं हम। तो जो ये कोर्स है पॉलिटी जीएस मेंस या मेंस इन 360 मेंस इन 300 टॉपिक्स, तो ये स्पेशल कोर्सेज में, या फिर आप यहाँ पर स्पेशल कोर्स में मेंस इन 300 टॉपिक, या फिर जीएस में जीएस मेंस क्लासरूम में आपके अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो यू कैन डू। जुडिशल अकाउंटेबिलिटी न्यूज़ में क्यों रहती है? कल हमने बात की थी अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी में हमने कहा था वर्ल्ड बैंक ने दो तरह की अकाउंटेबिलिटी बताई, एक है माइक्रो अकाउंटेबिलिटी, एक है मैक्रो अकाउंटेबिलिटी। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। माइक्रो अकाउंटेबिलिटी मतलब जुडिशरी के लिए खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी, और मैक्रो अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी और के प्रति जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते रहते हैं जहाँ पर जुडिशरी अकाउंटेबल ठहराई जाती है। जैसे क्वेश्चन किए जाते हैं जुडिशरी अकाउंटेबल है, जवाबदेह है कि नहीं है, किसके लिए है। जैसे एक एलिगेशन अभी लगाया गया था रिसेंटली सीजेआई सेक्सुअल हैरेसमेंट का, एक लेडी ने लगाया था जो आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉय थी, वो लेडी, उन्होंने लगाया था। तो उसके बाद ये डिबेट फिर से ट्रिगर हुई कि जुडिशल इंडिपेंडेंस और जुडिशल अकाउंटेबिलिटी कहाँ तक मैटर करती है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था, जिनके अगेंस्ट वो केस लगाया गया उन्होंने खुद ही उसके लिए मास्टर रोल प्रिपेयर किया और उन्होंने ही बताया कि ये केस कौन देखेगा। तो बैकग्राउंड में थोड़ा देख लेते हैं। जो ये टॉपिक है ये सीधे मेंस, इसमें हम बात करेंगे बैकग्राउंड, जहाँ पर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी लैकिंग है, इम्प्लीकेशंस के क्या हैं, स्टेप्स क्या लिए गए, मेजर्स क्या हैं, देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इन हाउस मैकेनिज्म क्या है, कुछ बिल्स के बारे में देखेंगे, रिलेटेड टॉपिक्स भी हम इसमें बात करेंगे। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। नो वन इज़ अबव द लॉ, चाहे वो जजेस ही क्यों ना हो। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल पर चलती है। साथ में जो कोर्ट है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है, उसको गार्जियन और प्रोटेक्टर का रोल दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली गार्जियन का तो अकाउंटेबिलिटी होना बनती है। गार्जियन ऐसे काम नहीं कर सकता कि सेक्सुअल एलिगेशन लगा दे। फिर अगर हम बात करें कि जुडिशरी खुद ही एक वॉचडॉग है, ठीक है, तो जुडिशरी के हाथ में आपने दे रखे हैं कि फंडामेंटल राइट, लीगल राइट और कोई भी आर्बिट्रेरी राइट जो भी वायलेशन है, तो जुडिशरी ही बताएगा कि जुडिशरी देखे, इनको बताए। लेकिन रिसेंट टाइम में हुआ क्या है कि जुडिशरी के कुछ एक्शंस ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से एक्शन ऑफ जुडिशरी, उसी पर लोगों ने क्वेश्चन उठा दिए। स्पेशली इसमें रोल मीडिया का है। देखो, जुडिशरी हमेशा से ऐसी ही है जैसी अब थी। जो भी गेम प्लस और माइनस दोनों, फेयर और जो नेगेटिव गेम्स जो जुडिशरी में चलते आए हैं, वो हमेशा से ही चलते आए हैं और चलते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि अभी जुडिशरी को क्वेश्चन कर दिया गया है, तो जुडिशरी को खुद भी अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अब ये बात सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं है, सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन और फंक्शनरीज, चाहे उनका रोल कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भी लेवल पे हायरार्की में क्यों ना आते हों, दे आर अकाउंटेबल टू पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो ये लोग तो हैं, हम क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये तो वो लोग हैं जो आपने चुन के भेजे। गवर्नमेंट क्या होती है? टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसमें अगर जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है और ये दोनों जनता के लिए अकाउंटेबल है, तो वाई नॉट जुडिशरी, इनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। देन इसके बाद एक बात ये भी है कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे काफ़ी बहस हो जाती है ये कि इन दोनों के लिए तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल प्ले करते हैं। देन इन दोनों के लिए जुडिशरी चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टी, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है, PIL दायर कर सकते हो, यू कैन डू मैनी थिंग्स, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। और इनफैक्ट अगर आप पार्ट हो गवर्नमेंट के और आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज से खुश नहीं हैं, तो आप उनकी स्कीम से क्विट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो ये सब अकाउंटेबिलिटी मेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जुडिशरी के लिए क्यों नहीं करते? तो करने ही चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि
टू होम इज़ द जुडिशरी अकाउंटेबल, मतलब जुडिशरी अकाउंटेबल है किसके लिए, और हु इज़ जजिंग द जज। ठीक है, जज जो भी आपके जजेस हैं उनको जज करने वाला कौन है। आइडियली तो आपने देखा होगा, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला आपने क्वेश्चन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट ने कुछ किया, फिर जुडिशरी ने उसको निगेट किया, फिर पार्लियामेंट ने कुछ और किया, फिर यही चलता रहा, फिर जुडिशरी कुछ कर रहे, फिर पार्लियामेंट कुछ कर रहे, फिर ये कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब से जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लगा दिया है, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तब से जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो गई है। वट एवर दे आर लाइकिंग दे आर डूइंग। इसके अलावा जुडिशल अकाउंटेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप और मैं अगर कल के दिन झगड़ा कर पड़ें तो फिर ऐसा होना चाहिए, हमारे मन में फेथ होना चाहिए कि हाँ जजेस के पास जाएंगे या जुडिशरी में जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है, हमें न्याय मिलेगा। तो कुछ एरियाज़ की बात करते हैं जहां जुडिशल अकाउंटेबिलिटी लेकिंग है। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशल अपॉइंटमेंट। कोलिजियम सिस्टम चलता है, इसमें क्या होता है, जजेस ही जज को अपॉइंट करते हैं। इसको हटाने के लिए NJAC बिल लाए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 99th अमेंडमेंट एक्ट जो लाए थे उसको कोर्ट ने सीधे स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो कोलिजियम सिस्टम आप खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर रहे हो। अंकल जज सिंड्रोम आपने सुना होगा, पूरी कंट्री में 150 फैमिलीज़ ही हैं जो पूरे जुडिशरी से रिलेटेड है। मेजर 90% जजेस आपके सिर्फ इन 150 फैमिलीज से आते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, आपकी गवर्नमेंट का पार्ट हैं लोग, गवर्नमेंट में जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, लेकिन इन लोगों का इसमें जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई सही नहीं है। जजेस इनके अपॉइंटमेंट और इनके जो सिलेक्शन है, इलेक्शन है, उन सबको तो निगेट कर सकते हैं, नल एंड वाइड कर सकते हैं, लेकिन जजेस का क्या। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जाएं, संविधान पर जाएं, तो इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124(4) और 2171 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस हैं, आज तक किसी जज का इम्पीचमेंट हो नहीं पाया है। ट्राई बहुत किया गया लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी, जब इम्पीचमेंट रिमूव करने की फैसिलिटी ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, हटा ही नहीं पाओगे किसी को पोस्ट से, तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। देन कंडक्ट ऑफ जजेस, कई बार जजेस करप्शन के केस में पकड़े गए, जैसे जस्टिस रामास्वामी केस थे, ठीक है, सौमित्रा SOUMITRA सौमित्रा सेन केस थे। ऐसे काफ़ी केसेस हैं जहाँ पर ये लोग करप्शन में फंसे, मिस एप्रोप्रिएशन में फंसे, पैसे की हेरा फेरी में, सेक्सुअल हैरेसमेंट में लोग फंस रहे हैं, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जुडिशरी के इश्यूज़ में। यहाँ वील ऐड मोर टॉपिक ऑल्सो, यहाँ पर है ये टॉपिक पोस्ट रिटायरमेंट, यहाँ डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। देन जजेस ने जुडिशरी में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री लगा रखी है, मतलब RTI को अप्लाई ही नहीं होने देते हैं, और अप्लाई किया भी है तो बहुत ही वेग तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं जो RTI को लेके, वो इस एक्ट को, दे आर अंडरमाइनिंग दिस एक्ट इटसेल्फ। कई सारे वेज हैं, टाइम फ्रेम को लेकर है, अपील मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, ठीक है, पेनल्टी और रॉन्गफुल रिफ्यूज़ल ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं की गई है। और अगर कोई आप सिटीज़न आप जाके कह दो कि गुड कॉज सोन, मतलब कोई मैंने ये कह भी दिया कि एक अच्छे कॉज के लिए है, तो भी जुडिशरी उसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। देन जुडिशल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दैट इज़ फाइन, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाता भी है तो फिर वहाँ पर कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का, तो आप जुडिशरी के पास पावर है कि मतलब आपको चुप करा सके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर आपने देखी होगी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट और सिविल कंटेम्प्ट दोनों तरह की हो सकती हैं। जुडिशल ओवररीच, लक्ष्मीकांत ने जो 5th एडिशन से एक न्यू चैप्टर लाया था। जुडिशल एक्टिविज्म अपनी जगह ठीक है कि जजेस एक्टिव हैं, लेकिन जुडिशल ओवररीच, अब दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर जुडिशरी के क्यों लॉ बना रही है, ये क्वेश्चनेबल चीज़ है। ऑड इवन को लेकर गवर्नमेंट लॉ बनाए, दैट इज़ फाइन, लेकिन जुडिशरी कौन होती है, लॉ बनाने वाली। जुडिशरी लॉ का रिव्यू करने वाली एक बॉडी हो सकती है, ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को कि आप लॉ बनाओ, बट आप खुद लॉ नहीं बना सकते। तो जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ना होने के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। इम्प्लीकेशंस ये होते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होता है जजेस में और जुडिशल सिस्टम में, ठीक है।
इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, इंटीग्रिटी का इशू होता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। जब ये सब इश्यूज़ होंगे, अब आप में और मुझ में झगड़ा हो रहा है तो हम जजेस के पास ही तो जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर आपस में ही ले दे के कुछ सुलझा लेंगे। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पर भी इसका इम्पैक्ट आता है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे रिलेटेड है ये अकाउंटेबिलिटी से। देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इस चीज़ के खिलाफ है अगर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी नहीं। जैसे चीफ जस्टिस, उनके अगेंस्ट ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया गया था, ठीक है, उन्होंने ही डिसाइड किया कि मेरा केस लड़ने वाले, मेरे अगेंस्ट केस कौन करेगा, कौन सी संविधान पीठ है या कौन सी, इवन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, नॉर्मल बेंच, कौन सी ऐसी बेंच है जो मेरे अगेंस्ट सुनवाई करेगी। ऐसा भी नहीं है, अभी तक कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, लेकिन स्टेप्स अगर आप देखो तो ये ये एक एक्ट आया था, इसको जो पहला एक्ट आया उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। देन MOP, मेमोरेंडम प्रोसीजर, तो मोर और लेस किया कुछ नहीं गया है, ओपेक टाइप की फंक्शनिंग है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2003 में लाया गया था। जुडिशल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2010 में लाया गया था। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जिसमें जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम के बियॉन्ड बात की गई थी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी शायद पूछ चुका है UPSC, उस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछना बनता था। इसको जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। देन मेमोरेंडम प्रोसीजर, इसके बाद उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, मतलब जुडिशरी में अपॉइंटमेंट करने के लिए आप ये चीज़ें करोगे, बट ये भी अभी ड्राफ्ट स्टेज में ही है, अभी इसका डिस्कशन ही चल रहा है, उस पर कोई फाइनल बात नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एक चीज़ तो कर दी है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग जो हो रही हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, दिस इज़ आर्टिकल 21, जिसको हम अगले लेक्चर में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो दैट इज़ पार्ट ऑफ राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये वाला है। तो इसको ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और पार्ट ऑफ CRPC इन्होंने बना दिया है। तो अभी आप देखो तो काफ़ी सारे मेजर्स लेने बाकी हैं। सबसे बड़ा जो मेजर है, एक नया जुडिशल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल तो लेके आओ, उसके बाद तो हम बात करें कि पता चले कि मतलब चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिग्निटी ऑफ सुपीरियर जुडिशरी आप मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। न्यू आर्किटेक्चर पब्लिक कंप्लेन, उसके लिए क्या है, मतलब पब्लिक कंप्लेन लेके कहाँ जाए जजेस के अगेंस्ट है, तो उसके लिए आप एक नया बिल लेके आओ ही आओ। देन फॉर्मल एंड कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट GS4 में हम पढ़ते हैं COE, कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स होती है आपकी ब्रॉड वैल्यूज़ होती हैं इसमें, जो दैट इज़ मेनली नॉन इन्फोर्सेबल, आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। दिस इज़ एडवाइजरी इन नेचर, रिकमेंडरी इन नेचर, इसके लिए पेनल्टी नहीं होती है। कोड ऑफ कंडक्ट सीधे सीधे इसमें पेनल्टीज़ होती हैं अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो, यू हैव टू फॉलो दैट। तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के लिए भी लाना पड़ेगा, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट सेंट्रल सिविल सर्विसेज COC रूल्स 1964 हैं, वैसे ही जजेस के लिए भी आपको लाना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसको आप अमेंड करो, ठीक है, कि पहले तो एक चीज़ ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने आपको कुछ कह दिया, मुझे आपकी बात पसंद नहीं है, मैंने आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया और मैं ही आपका केस हियर करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन वो उसको सुने, ना कि जज सुने, वहाँ पर आप भी पार्टी हो और जज भी एक पार्टी हो। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, लेकिन आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ऑनेस्ट जजेस हैं उनके इंटीग्रिटी पर कोई ऐसे फॉल्स या मैलिशियस एलिगेशंस ना आने पाए। एक 2 लेवल जुडिशल डिसिप्लिन मॉडल आप रख सकते हो, ठीक है। ये 2 लेवल अप्रोच, मल्टी लेवल अप्रोच, ये सब आंसर राइटिंग के लिए लिख सकते हो कि फर्स्ट लेवल पे आप फाइन लगा दो, ठीक है, सस्पेंड कर दो, लेकिन सेकंड लेवल पे आप सीधे सीधे अगर कोई सीरियस मिसकंडक्ट है या करप्शन है तो उस टाइम पे फिर सिस्टम ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस या फिर इम्पीचमेंट, इसको आप इम्प्रूव करो। देन ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक हियरिंग इन कोर्ट रूम आपको ये इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट है उस पर अभी डिबेट चल रही है कि करना है कि नहीं करना, ऑल तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, स्टिल इट इज़ नॉट देयर। देन जो जुडिशियल लोकपाल है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। इन हाउस मैकेनिज्म टू चेक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल क्या है, और जो ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बिल था वो क्या था। तो जो ये इन हाउस मैकेनिज्म है जिसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक चार्टर दिया था 1997 में। उन्होंने कहा था कि जो वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ हैं उनको हम वापस से बताएंगे
डिफाइन करेंगे और उनको फॉलो करेंगे। इसके अलावा ये तो सुप्रीम कोर्ट चार्टर था, इसके अलावा और रिजोल्यूशंस भी अडॉप्ट हुए हैं जिसमें जजेस का एसेट डिक्लेरेशन की बात की गई है, देन इन हाउस प्रोसीजर के फॉर्मुलेशन की बात की गई है, लेकिन अब तक मतलब ये वेग ही चलता आ रहा है। देन इसके अलावा एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ बेंगलुरु प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ये था 2002 का। तो ईयर ना भी याद हो तो बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट आप याद रखो। इसके बाद जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, इसमें काफ़ी सारी बातें हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यही हैं, मेन पॉइंट तो यही है कि नेशनल जुडिशियल ओवरसाइट कमेटी इसमें रखनी है, और भी ऐसे कुछ हैं, कंप्लेन पैनल है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी है। मेनली कि अगर आपको कंप्लेन करनी है तो NJOC के पास जाके आप मिसबिहेव की कंप्लेन करवाओ जजेस की। इसमें मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ये भी है, ठीक है। इसको हम पार्लियामेंट में, मोशन कहाँ होते हैं, रिजोल्यूशन में मोशन पार्लियामेंट में जा सकते हैं। तो इसकी बात की मतलब जो वो है इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट के बदले आप रिमूव करोगे, ठीक है। तो रिमूवल और इम्पीचमेंट में आपको डिफरेंस आई थिंक मालूम होगा। ये एक इजी प्रोसेस है, बस फिलहाल ये समझ लो। बाकी तो इम्पीचमेंट इज़ वेरी टफ, आज तक किसी जज का हो ही नहीं पाया। देन रोल ऑफ ये ओवरसाइट कमेटी है, ये ऐसी हो सकती है कि ये कुछ भी रिकमेंडेशन दे सकती है, वार्निंग दे सकती है, एडवाइजरी दे सकती है, और इनफैक्ट रिमूवल के लिए रिकमेंडेशन भी दे सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। देन एक और चीज़ जो अभी हमने डिस्कस की थी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो एनजेक जब स्ट्रक डाउन कर दिया था जुडिशरी ने, उसके बाद ये बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप ये बनाओ फटाफट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मेरिटोक्रेसी को लेके आओ, मेरिट और इंटीग्रिटी प्राइम क्राइटेरिया होनी चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के, अगर आप हायर जुडिशरी में करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़, जब आप किसी बंदे का प्रमोशन कर रहे हो चीफ जस्टिस की तरह हाई कोर्ट के लिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, ठीक है, कि उसने पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में उसने क्या क्या जजमेंट डिलीवर किए हैं, ठीक है, जजमेंट डिलीवर क्या क्या किए हैं 5 साल में, प्लस उसने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया है। क्योंकि जुडिशरी में एडमिनिस्ट्रेशन, जो जजेस होते हैं उन्हीं के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है, IAS और PCS या किसी के हाथ में, इनफैक्ट नेताओं के हाथ में भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है जुडिशरी का। इसके अलावा एक परमानेंट सेक्रेटरीट क्यों होता है, जो आपके रिकॉर्ड कीपिंग करे, मीटिंग्स स्केड्यूल करे, रिकमेंडेशन दूसरों से लेकर, मतलब जो डे टू डे आपके जो इधर उधर कोलेबोरेशंस हैं, वर्क्स हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक परमानेंट सेक्रेटरीट आप सेटअप करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।